हमारे घर ने बहुत कुछ झेला है। मैंने एक भाई को भी पहले खोया है, दूसरा भाई मेरा जेल में भी है। लोग अभी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बहुत तंग आ चुके हैं कि कश्मीर में पॉलिटिशियंस तो बहुत सारे हैं लेकिन लीडरशिप क्राइसिस है। यहाँ पे एक लीडर की ज़रूरत है। ये मैंने आज शुरुआत की है, मैं बदलाव की सियासत करता हूँ, वहाँ उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द वेब स्टोरी और इसके साथ साथ द वर्मल पोस्ट। और इस वक्त हम शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के खोर पट्टन इलाके के अंदर मौजूद है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुनीर साहब। हाल ही में मुनीर साहब ने नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ज्वाइन किया है। बहरहाल आज हमने मुनासिब जाना, आज हम बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, इनके साथ जानने की कोशिश करेंगे इस जर्नी के हवाले से जो मुनीर साहब ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। मुनीर साहब, आपका खुश आमदीद है हमारे साथ बात करने के लिए। क्या आप बताना चाहोगे नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के हवाले से, जिस पार्टी के साथ आपने ज्वाइन किया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। जो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की आप बात कर रहे हैं, ये पार्टी कुछ साल पहले रजिस्टर हुई है और अभी हमने जब से इसमें शुरुआत की है तो इसको समझ लो अभी हमने इसको प्रॉपरली अब लॉन्च किया है। पहली बार हम इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो इस पार्टी में हमने यहाँ से किया है कि हमारा जो मुद्दा और मकसद रहेगा, सारे यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये यूथ का जो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करने जा रहे हैं, मेरा इसमें ज्वाइन करने का मुद्दा और मकसद ही यही है ताकि मेरा जो यूथ है, जो मेरा एज ग्रुप है, वो इस पार्टी में को अपनी पार्टी समझ के इसमें ज्वाइन करे और अपना आज तक का जो उनका एक्सप्लॉइटेशन होता आया है वो अब नहीं हो। मुनीर साहब, क्या वजह रही आपने जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट में ज्वाइन किया? इतनी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, अपनी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दीगर पार्टियां यहाँ पे है। आखिर मुनीर साहब ने नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को ही क्यों चुना है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, आपने सही बात कही है, और बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं यहाँ पे, और मेरे लिए वहाँ भी जगह थी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं वहाँ नहीं जा सकता था। लेकिन देखिए, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कश्मीर में आज तक चली है, उस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को आज तक देखने के बाद मैं देख रहा हूँ कि अवाम का एक्सेप्टेंस अब रहा नहीं है, भरोसा अब रहा नहीं है, क्योंकि 70 साल लोगों ने देखे हैं कि मतलब जितने भी उनके साथ वादे किए गए या जो भी सिचुएशंस हमारी आज की डेट तक की देखी है, उन्होंने कभी प्रॉपर तौर पे एड्रेस नहीं कर पाए वो लोग। खासकर जो हमारा मुस्तकबिल है, यूथ जो हमारा है, उनके हवाले से जो मामलात हैं हमारे, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो पिछले 35 साल दौर में हमने देखा है कि हमारा जो यूथ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, और ये पूरा दौर जो 70 साल और 35 साल दौर जो है हमारा, इसमें से जो हमारे दाग लगे हुए हैं, हमारे लोगों के सीनों पे जो दाग है, तो उनको कोई एड्रेस करने वाला तो चाहिए। एक बड़ा चंक है पॉपुलेशन का जो इस दर्द को मतलब झेल रही है, सबको एक दर्द है। जब तक उस दर्द को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो किसी न किसी को तो सामने आना ही था। जब तक उस दर्द को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ये काम। लेकिन बाकी जितनी भी रिवायती पॉलिटिक्स यहाँ पे आज तक चली है, उनके काम वही सड़क, बिजली और बाकी चीज़ों पे मबनी है। लेकिन अपना एजेंडा जो है, मैं कहता हूँ सोसाइटी के हर फर्द को हमने पहले पॉलिटिक्स में, प्रॉपर पॉलिटिक्स में ज्वाइन करवाना है, तभी जाके एक तरक्की याफ्ता समाज हम बना सकते हैं। मुनीर साहब, आपको नहीं लग रहा है कि सेपरेटिज्म से लेकर, अगर हम मुनीर साहब की बात करेंगे या मुनीर साहब की फैमिली की बात करेंगे, सेपरेटिज्म के साथ काफ़ी ज़्यादा वाबस्तगी रही है, और इस वक्त आपका आना जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट में, और आपको नहीं लग रहा है कि लोगों में अब जाना, वोट मांगना, या किसी स्पेशली अगर हम नौजवानों की बात करेंगे, आपको नहीं लग रहा है कि ये चैलेंज है? देखिए, चैलेंज तो ज़िंदगी में हमेशा आपके पास चैलेंज होते ही हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं है। पहली बात मैं आपको क्लियर करूं कि हमने यहाँ दो पैरामीटर्स, मैं सबको कहता हूं पहले इनको आप ख़त्म कर दीजिए। देखिए, हमें एज ए नेशन, एज ए कौम सोचना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, ये सिर्फ कश्मीर में है, यहाँ हम कहते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होता है, वो भी एक दौर था, पहले एक दौर चला
पिछले 35 साल का भी दौर चला, लेकिन अब बहुत पानी बह चुका है जहलम में। दुनिया के हालात बदल रहे हैं, ना कि यहाँ के हालात, पूरी दुनिया में हालात बदल गए। हमारे मुल्क के हालात भी बदल रहे हैं, हमारे कश्मीर में भी हालात बदल गए। अब वो एक दौर था, उसके बाद, उस दौर के बाद अगर आज उसकी जगह यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम फिर उसके बाद आगे चलना छोड़ देंगे। मुस्तकबिल मुनीर को तो साहब, बचाना है। मुनीर साहब, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ के जो मकामी नौजवान हैं, यहाँ को कश्मीर के जो नौजवान हैं, वो अब जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की आबियारी करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, क्योंकि यहाँ सबको ज़रूरत है इस चीज़ की। जो मैंने ग्राउंड पे देखा है, देखिए, लीडर वो होता है जिनको पब्लिक का पल्स मालूम हो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी क्राइसिस रही है आज तक, यहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस है। पॉलिटिशियंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो किसी में नज़र नहीं आ रही है। अदरवाइज मुझे इसमें आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, या नया प्लेटफॉर्म बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आप मुझे बताइए, किसने आज तक उन नौजवानों को एड्रेस किया जिन नौजवानों के सर पे 2002 से या 2006 से उनके सर पे मतलब FIRs हैं? किन्होंने यहाँ एड्रेस किया है? जो यहाँ पे हमारे एक्स मिलिटेंट्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सबको एड्रेस क्या करना नेशनलिस्ट पड़ेगा। पीपल्स फ्रंट नौजवानों की FIR खत्म कर सकती है? देखिए, ख़त्म करना मेरा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। लेकिन देखिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि नया कश्मीर बनाना है, और अगर पूरी तरक्की करनी है, गाड़ी जो है 2 पहियों पे नहीं चल सकती है, इसके चारों पहिए सही होने चाहिए। और वो चारों पहिए जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कम से कम 30 लाख लोग इन्वॉल्व हैं, 6 लाख घर इसमें इन्वॉल्व हैं। जब तक उन सब के मामलात को हम एड्रेस नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर, जिसकी आप मेन स्ट्रीम आप जिसको कह रहे हैं, उस मेन स्ट्रीम में लाएंगे नहीं, तब तक तरक्की कैसे मुमकिन है? और ज़रूर है वो उसके साथ जुड़ रहे हैं लोग, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन जब से आपने नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट में ज्वाइन किया है, तब से फ़ोन कॉल्स आते होंगे, तो कैसा रिस्पांस मिला? या इस हवाले से आपको शाबाशी मिली या क्रिटिसिज्म देखने को मिला? देखिए, अल्लाह का करम है कि क्रिटिसिज्म तो नहीं मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है खुलूस। मैंने जो सोचा है कि जो ज़िंदगी मैंने आज तक गुजारी है वो मैं अपने बच्चे को ना दूं, और मुझे यही लग रहा है अगर मैं अपने बच्चे को अपनी वो ज़िंदगी के दौर ना दिखाऊं जो मेरे देखे हैं, जो सफ़र मैंने किए हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा सफ़र रहा हूं इस टर्मोइल का। ठीक है, इस पिछले 70 साल या 35 साल दौर का सबसे बड़ा सफ़र मैं रहा हूं। आज मैं 50 साल का हो गया हूं। मैं अब नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी वो दौर देखें। मुनीर साहब, 370 के बाद जो हालात कश्मीर के अंदर बदल चुके हैं, मुनीर साहब इस चीज़ को मान रहे हैं? हाँ, हालात तो बदल रहे हैं, हालात तो यहाँ ही नहीं बदल रहे हैं, पूरे दुनिया में बदल गए हैं। और हमें भी इसके साथ साथ अपने मुस्तकबिल के हवाले से अपने जो देख रहे हैं हम कि हालात जो बदल रहे हैं, हमें अपने आप को भी बदलना होगा। मुनीर साहब को 370 हटाने के बाद कोई अफसोस? आप इसको अफसोस कहें या कुछ भी कहें, अब ये जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन इसमें भी तो आपको जीना ही पड़ेगा ना। इसमें तो आपको जीना है। अब आपने अपना रास्ता देखना है कि इसमें जिया कैसे जाएगा, ना कि इसको पॉलिटिसाइज किया जाए। मुनीर साहब, हमारे नाजरीन को आगाह कर दीजिए अपने बारे में, स्पेशली जो आप अपनी जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात कर रही है। मुनीर साहब का एजेंडा क्या है? मुनीर साहब का मिशन क्या है? मुनीर साहब का विजन क्या है कश्मीर के नौजवानों को लेकर? देखिए, मेरा एजेंडा सिंपल है, बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है, और ये सबके समझ में आएगा। मैंने पिछले दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये EEE मेरा सबसे बड़ा जो एजेंडा है, मेरा EEE का है। EEE में मैं पहली बात कहता हूँ कि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, जिसमें हम वोकेशनल कोर्सेज जो है हमारे तालीमी निसाब में शामिल होने चाहिए, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में शामिल होने चाहिए। तब मुमकिन है कि हम प्रॉपर इकोनॉमिक्स डेवलप कर सकते हैं, और जब प्रॉपर इकोनॉमिक्स डेवलप करेंगे तो उसके बाद आप प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, कौम को आप एम्पावर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इतना ही बड़ा एजेंडा है, इसको आप जितना एलॉबरेट कीजिए यही है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई तो इशू है नहीं। अच्छा मुनीर साहब, अगर हम मुनीर साहब की बात करेंगे या फैमिलीज़ की बात करेंगे, पूरी तरह से सेपरेटिज़म के साथ वाबस्तगी रही है। इससे पहले आपने कभी सोचा था 370 हटने के बाद कि मुझे मेन स्ट्रीम में आना चाहिए ताकि मैं अपनी सोसाइटी में रहकर अपने लोगों की खिदमत कर सकूं? देखिए, घर के मामलात मेरे ऐसे रहे हैं, हमारे घर ने बहुत कुछ झेला है, और मैं बहुत बड़ी एक फैमिली जो है, मेरे सर पे काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं घर की,
क्योंकि मैंने एक भाई को भी पहले खोया है, दूसरा भाई मेरा जेल में भी है, और हमारी मतलब घर की जो सिचुएशन रही है, मैं अकेला कमाई करने वाला बंदा हूँ, घर में अपने बच्चों को चला रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं था इस सब के लिए। दिमाग तो हमेशा इन सब चीज़ों पे रहा है, सोचते हमेशा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो मुवाफिक टाइम ही नहीं था। लेकिन अब मैंने देखा, जब कोई नहीं कर रहा है, मैंने काफ़ी टाइम से वेट किया कि कोई करे, लेकिन जब किसी ने किया नहीं, किसी ने किसी को तो करना ही पड़ेगा, तो उस वजह से मुझे आना ही पड़ा। लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं अभी वादी कश्मीर के, स्पेशली अगर हम अपने नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, आने वाले इलेक्शन में आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्या नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट इस आने वाले इलेक्शन में कामयाबी या अपनी प्रेजेंस दिखा रही है? भाई, प्रेजेंस तो ज़रूर हम दिखा रहे हैं, और आप जब जहाँ तक कामयाबी की बात है, हमने अपना एजेंडा और अपना विजन रखा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी आज के दिन में ही आपको गले लगे, ठीक है, लेकिन हमने एक शुरुआत की है, जस्ट ए बिगनिंग। आज शुरुआत हमने की है। हाँ, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर लोगों को ज़रूरत वाकई इस प्लेटफॉर्म की है, इस विजन की है जो मैं कह रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़रूर कामयाब हम हो जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है लोग अभी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बहुत तंग आ चुके हैं, क्योंकि सबको आजमाया हुआ है, सब आजमाए हुए कारतूस हैं, और उस वजह से मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लोग इस एजेंडा को एक्सेप्ट करें, इस विजन को एक्सेप्ट करें। मीर साहब, जिस तरीके से वादी कश्मीर के अंदर 2021 के बाद या 2020 के बाद वादी कश्मीर के अंदर एक नोशन बढ़ चुका है कि ABCD मीन्स कि ये भी बीजेपी के साथ वाबस्ता है, वो भी नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के हवाले से अभी लोग फ्रंट को भी अब बीजेपी के ने यहाँ पे खड़ा किया है। देखिए, बदकिस्मती हमारी यही है। मैं आपकी वसातत से कौम को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें एज ए कौम सोचना चाहिए पहले। हमें ना मेन स्ट्रीम ना सेपरेटिज्म को देखना चाहिए, हमें ना ए टीम्स और बी टीम्स को देखना चाहिए। हमने हमेशा यही बातें की है कि ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी टीम है, आप कर क्या रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आप करके क्या दिखा रहे हैं, वो करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। बनने से पहले किसी को खुदारा ए टीम और बी टीम ना करे, क्योंकि कौम बहुत सफ़र कर चुकी है, और अगर हम आज भी इन्हीं चीज़ों में बटे रहे तो ये कौम कभी मैं कहता हूँ तरक्की नहीं कर पाएगी। मुनीर साहब, अगर हम लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज़ आ गई, बहुत सारी सियासी हलचल आ गया है वादी कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से अभी वादी कश्मीर के अंदर जो सियासी सरगर्मियाँ ज़ोर अरूज पर है, जिसके नतीजे में अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे, लोकसभा इलेक्शंस में बहुत सारी पार्टीज़ हिस्सा ले रही है। स्पेशली अगर हम इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात करेंगे, उन्होंने कोलेशन किया, उन्होंने बिल्कुल यकजहती का मुजाहरा यहाँ पे किया है। अगर हम अपनी पार्टी, उन्होंने सजाद लन को सपोर्ट किया है यहाँ पे। अब नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट आने वाले वक्त में किन का सपोर्ट कर रही है? देखिए, आपने जो कहा कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, अलायंस हो रहा है, अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें तो सबको इजाज़त है। लेकिन देखिए, मेरा और उनका मामला बिल्कुल अलग है। वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, मैं अल्टरनेट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा बदलाव का मामला है, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं बदलाव की सियासत करता हूँ। वहाँ पे जहाँ आप सपोर्ट की बात करते हैं, देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा। इसलिए किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि अगर वो लोग कौमी मफाद में कुछ बड़ा करते, तब मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आपने कहा लीडरशिप की बात, यहाँ पे हमारे कश्मीर में पॉलिटिशियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन लीडरशिप क्राइसिस है। यहाँ पे एक लीडर की ज़रूरत है, और लीडरशिप की पहली क्वालिटी होती है कि लीडरशिप जो होती है विजनरी होती है। लीडर जो होता है उसका पहला क्वालिटी जो होता है विजन होता है। अगर आपके पास विजन होता तो हमारा यूथ जो आज सफ़र कर रहा है वो नहीं कर रहा होता। इसीलिए मैंने आज शुरुआत की है। मैं कहता हूँ कि आगे वाला जो यूथ है हमारा, आने वाले दिनों में अब वो सफ़र ना करे। मुनीर साहब, हाल ही में एक बयान जारी हुआ जो कि अमित शाह ने खुद बयान जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो भी लड़के पथराव में मुलविस है उनको सरकारी नौकरी फराहम नहीं की जाएगी। इस हवाले से मुनीर साहब का रद्दअमल क्या रहेगा आने वाले वक्त में? देखिए, हम इसमें कुछ नहीं ज़्यादा बोल सकते। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम एक गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ जब मजबूत होगी तब वो गुजारिश कर सकते हैं। हम उन्हें इस चीज़ के लिए, मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर एक गाड़ी के दो पहिए बैठे हुए हों और दो चल रहे हों तो वो गाड़ी नहीं चलेगी आगे।
इसमें स्टोन पेल्टर्स की बात नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि पूरी कौम को, उस टाइम जब एक वेव यहाँ पे थी, सारा कौम इसमें इन्वॉल्व था, और आज अगर उस कौम में से जिनके छोटे छोटे गुनाह हैं उनको आम माफ़ी देनी चाहिए। उनको थोड़ी मालूम था, उस टाइम वो छोटे बच्चे थे, उनको थोड़ी मालूम था कि हम कौन सी गलती करने जा रहे हैं। आज उन्होंने रियलाइज़ किया हुआ है, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको माफ़ कीजिए। तभी जाके जब एक सोसाइटी का हर एक बंदा इस गाड़ी को धक्का देगा, तब ये सोसाइटी आगे बढ़ेगी, कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो पॉलिसी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उन पे ये दबाव डालने की कि ये पॉलिसी में चेंज करने की ज़रूरत है। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ, अगर उसमें एज ए कौम हम सबकी गलतियां हुई है, उसके लिए हम माफ़ी मांग सकते हैं, और क्या है। मुनीर साहब की जानिब से नौजवानों के लिए लोकसभा इलेक्शन के हवाले से क्या पैगाम है? देखिए, लोकसभा का जो इंतखाबात है, मैं यही कहूँगा, ये एक बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, 1 करोड़ 40 लाख अवाम है यहाँ पे, ठीक है। इनकी हुकूमत बन रही है, और अगर ये हुकूमत बहुत बड़े मुल्क की बन रही है तो जाहिर सी बात है पॉलिसियाँ भी चेंज होती जाती है। हमें भी अपना बेहतर रोल उसमें करना चाहिए, और हमें भी अपने सही नुमाइंदे आगे भेजने चाहिए जो हमारी बात आगे प्रॉपरली कर पाएँ।